इनसे मिलिए। श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक बहुत संवेदनशील हृदय की मल्लिका, लेखिका संध्या यादव से। ये प्राध्यापिका भी हैं और बहुत कुछ और भी करती हैं। क्या-क्या करती हैं, इन्हीं से पूछेंगे। और लेखन की और किन विधाओं में आपकी दिलचस्पी है और कैसे लिखती हैं, इन सब बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले संध्या जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अगर आप 2 पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी तो वाक़ई आनंद आ जाएगा। रद्दी अखबारों सी हो गई है जिंदगी, रद्दी अखबारों सी हो गई है जिंदगी, घर में जगह नहीं मिलती, बाजार में कीमत नहीं मिलती। क्या बात है! और श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि संध्या जी कवयित्री हैं और साथ में और आप क्या करती हैं? मैं नेशनल कॉलेज में पढ़ाती हूँ और बिल्कुल आम महिला की तरह घर के सारे काम करती हूँ। और कविताएं लिख लेती हूँ, कहानियां लिख लेती हूँ, व्यंग लिख लेती हूँ, संस्मरण लिख लेती हूँ। और भी कुछ नाटक वगैरह भी लिखती हैं आप? नाटक वगैरह मैंने लिखे हैं, कुछ मंच से जुड़े हुए लोगों के खास अनुरोध पर मैंने 2-3 नाटक लिखे थे, जिसका उन्होंने मंच पर नाट्यकरण भी किया था। जी। लेकिन संभाल कर रखने या नाटक विधा में मुझे कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है। तो इतनी विधाएँ आपने बताई कि संस्मरण, व्यंग, हास्य जी, व्यंग्य, कविताएँ और कहानियाँ। जी। सबसे पसंदीदा विधा आपकी कविता कौन-सी? कविता मेरे दिल के बहुत नजदीक है। कोई ख़ास वजह है उसकी? मैं उसमें अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने शुरुआत कविता से ही की थी और पसंद है, मुझे कविता लिखना ज़्यादा पसंद है। चलिए, आपने शुरुआत की बात की, तो हम स्मृति के द्वार खोलते हैं और हुँ। आपसे जानना चाहते हैं कि कब से शुरुआत हुई है? कविता मैं स्कूल में थी तब से ही लिखती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और जो छोटा भाई था वो मुझे हमेशा चिढ़ाता था। मेरे घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा साहित्यिक था। मेरी माँ और पिताजी दोनों को पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी थी और जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी या दिवाली की छुट्टियाँ होती थी तो पिताजी ढेर सारी किताबें ला के रख देते थे कि पढ़ो अब किताबें। और हम सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि पिताजी के साथ माँ के साथ बैठकर उस पर डिस्कशन किया करते थे, चर्चा बातें करते थे। किया हुँ, करते हुँ। थे, चर्चा होती थी। और कई बार लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है या वो ऐसा भी तो लिख सकते थे, क्योंकि युवा वर्ग था तो एक बड़ा गर्म खून, हमेशा विपक्ष में खड़े रहना कि ऐसा वैचारिक नहीं, मतभेद मतभेद जैसा। होता था। जी। लेकिन तब पिताजी जब बड़े शांति से उस समय की सामाजिक स्थिति, प्रथा परंपराएं और लोगों की जो मनोवृत्ति बताते थे, तब लगता था कि हाँ ठीक है, जो लिखा गया है वो उस समाज से जुड़ा हुआ है। इन सब में मैंने कब लिखना शुरू किया मुझे नहीं पता, लेकिन छोटा भाई जो है वो हमेशा मजाक उड़ाता था जब मैं कुछ लिखती थी और पिताजी को सुनाती थी कि देखिए आज मैंने ये लिखा है, तो वो सुनता था, बड़ी शांति से सुनता था और बाद में पूछता था दीदी कहाँ से उड़ाया है, दीदी कहाँ से चुराया है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन पिताजी और माँ बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ लिखो, तुम लिख सकती हो। माँ सपोर्ट करती थी, यानी कि माँ का संबल आपको मिला। तो आपने लिखना कब शुरू किया? मेरी पहली कविता जो लोगों ने बहुत पसंद की और जिससे मुझे लगा कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, मैं कक्षा 11वीं में थी और महाभारत सीरियल आता था जी। और द्रौपदी के चीर हरण का दृश्य देखकर मैंने एक कविता लिखी थी और पिताजी को जब सुनाई थी, माँ भी वहीं बैठी हुई थी, माँ ने आगे बढ़कर मुझे बड़े जोर से गले लगाया था। ओहो! आज तक मुझे उनका वो आलिंगन याद है। हुँ। और वो कविता मैंने क्लास में अपनी हिंदी की टीचर को सुनाई थी और मुझे याद है मैं तीसरे या चौथे बेंच पर कॉर्नर वाली सीट पर बैठी हुई थी जी। और टीचर ने मुझे बाहर बुलाया, संध्या बाहर आओ। और जब मैं बाहर आई थी तो उन्होंने बड़े जोर से मुझे गले लगाया था और उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा लिखा है तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? तब उन्होंने मुझे कहा ये जो द्रौपदी का तुमने चित्रण किया है उसमें एक पंक्ति थी, पूरी कविता मुझे याद नहीं है पर एक पंक्ति थी, एक का प्यार पाने के लिए 5 हिस्सों में खुद को बांट लिया था। तो टीचर ने ये कहा कि तुम अभी 11वीं में हो और
अगर तुम इस भाव को महसूस कर सकती हो तो मैं तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी कवित्री देख रही हूँ। और वहां से मुझे प्रेरणा मिली थी और फिर वो सफर चलता रहा। चलता रहा। कितने वर्ष हो गए ये कविता लिखे हुए आपको? लगभग 30 साल, 30 से ज्यादा ही हो गए। जैसा कि आपने बताया कि आप महसूस करती थीं और आपकी वो संवेदना थी। संध्या जी, क्या लगता है आपको कि ये जैसे आपने एक लंबी यात्रा तय की, तो संवेदनाएँ बदल जाती हैं, माहौल बदलता है, तो माहौल के साथ क्या आपकी संवेदनाओं में या सोच में कुछ बदलाव आया? क्या वही अभी तक बरकरार है? नहीं, क्या लगता परिवर्तन है? नहीं आया, बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के मामले में वो दौर तब भी वही था, आज भी वही। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, लेकिन आपकी खुद की, जैसे कि कुछ कहते हैं कि परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आती है, या जैसे आपने बताया बात में कि आपके पिता से विमर्श होता था, जी। कुछ-कुछ बातें होती थीं, तब आपके वैचारिक मतभेद होते थे। तो अब आपको क्या महसूस होता है कि उस समय जो पिता कहते थे, वही आज आप कह रही हैं, या आप वहीं पर हैं? नहीं, बिल्कुल मैं पिता की भाषा बोलने लगी हूँ। और क्योंकि अब मैं टीचर बन गई हूँ तो क्लास में भी इस तरह की बातें होती हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से पिताजी ने मुझे एक रास्ता दिखाया था, मैं अपने बच्चों को वो रास्ता दिखा सकूं। और उनके दिमाग में जो परिस्थितियों को लेकर, चीजों को लेकर एक विवाद चलता रहता है, मैं उन्हें बता सकूं कि भाई आप जो सोच रहे हो और उस समय उस संदर्भ में जो लिखा गया है, बहुत फर्क है उसमें। यानी कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और ढेर सारे अनुभव हम अपनी झोली में समेटते जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि उम्र के साथ हमारे सोचने का, हमारे समाज को देखने का नज़रिया बदलता है। बहुत सारे ऐसे आयाम खुल जाते हैं जो शायद कम उम्र हो या हम कम अनुभवी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं। अब हम जानना चाहते हैं कि संध्या जी अब तक कितनी कविताएँ और कहानियाँ लिख चुकी हैं? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। कविताएं मैंने 1000 के आसपास लिखी होंगी। हुँ। और कहानियां भी लगभग मेरे पास 100 सवा 100 के आसपास है। व्यंग भी मैंने लगभग 100 150 के आसपास लिखे हैं। वाह! लेकिन हाँ, कविताओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि दिल के उस नज़दीक दिल है। के नजदीक है वो मेरे। बहुत खूब, 1000 कविताएँ लिख चुकी हैं आप, अच्छा लगा सुन के। और दिल के नज़दीक है कविताएँ, तो 4 पंक्तियाँ हो जाएँ? मैं एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ स्वागत जिसका है। शीर्षक है लम्हे। तुम लम्हों में जीने वाले, मैं लम्हों में सदियां बटोरने वाली। कहो कैसे जीते उन पलों को, कहो कैसे जीते उन पलों को जिसे अगले पल तुम्हारे लिए खत्म हो जाना था, मेरे लिए जीवन का इतिहास बन जाना था। इतिहास बन जाना था। वाह! बहुत गहराई। और अगर हास्य व्यंग की बात करें, तो विषयों का चयन आप कैसे करती हैं? बिल्कुल, जीवन के आस-पास जो विषय है मैं उन्हीं विषयों को लेती हूँ ताकि वो सिर्फ मेरा व्यंग ना हो, बल्कि लोगों को भी ये महसूस हो कि ये तो वही बात कही जा रही है जो कहना मैं चाह रहा था, कहना चाह रहा था या मैं कहना चाह चाह रही रही थी। थी। और हास्य व्यंग लिखते वक्त मैंने एक पत्र विधा लिखी है। अच्छा। पत्र विधा जिसे मैंने संबोधित किया है प्यारे भाइयों और बहनों। क्या बात है! और इस विधा में मैंने थोड़ा भोजपुरी टच रखा है। और बिल्कुल वही विषय जैसे आजकल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आ जाता है, गुड नाइट आ जाता है, या फिर खाने के लिए जब हम शादी में जाते हैं तो खाने की जिस तरह से लाइनें लगी रहती हैं, या महिलाओं का ब्यूटी पार्लर, पुरुषों का हर महीने मिलने वाली तनख्वाह में घर का बजट फिक्स करना। पत्र विधा की बात आई है, तो उसकी एक झलक सुनना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अंश पत्र विधा का आपको सुना देती हूँ। स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? हम तो वही पुरन की हड्डी और खाल में के साथ बहुते मजे में हैं। वैसे तो भगवान के इतने सारे मैसेज आप लोग भेजते हैं कि हमको बहुते डर लगता है भाई भगवान बैकुंठ छोड़कर हमरे घर में ना आ जाए। देखिए भाई, मुंबई में एक ठो खोली है हमरे पास, खुद का ठिकाना नहीं, उनको कहाँ रखेंगे? हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उनको अपने पास ही रखिए भाई। वैसे तो आप हर रोज हमको बता ही देते हैं आज कौन सा डे है, गूगल दादा तक पहुंचने ही नहीं देते। पर भाइयों, रक्षाबंधन के दिन इस बहन की याद नहीं आई?
कौनो भाई हमको बिस भी नहीं किया। 2 महीना पहले से आस लगाए रखे थे राखी का। 5-50 हजार तो इतने सारे भाइयों से मिल ही जाएगा। बच्चे पूरा दिन मामा लोगन की बाट जोहते रहे, कौनो हमरी खबर नहीं लिए रहा। सोचा था मामा के दिए पैसे से बच्चों को दिवाली की शॉपिंग कराएंगे, खुद के लिए एक आध धोती ले लेंगे। पर तुझे याद न मेरी आई, अब किसी से क्या कहना। पूरा दिन यही गाने में बीत गया, और आपके जीजा जी के जौन ताने सुनने पड़े सो वो अलग अलग। से, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि प्यारे भाइयों और बहनों तक ये बात ज़रूर पहुँची होगी, और आपकी जो भी कविताएँ हैं, जो भी रचनाएँ हैं, बहुत समाज के नज़दीक हैं, बिल्कुल आस-पास। हमें लगता है कि घटना जो घटित हो रही है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। जो सबसे पहले आपने पंक्ति सुनाई थी, वो भी जी। कुछ ऐसी ही थी। जी। विषय आपने बताया कि आस-पास के ही होते हैं, तो कविताओं की बात अगर हम करें, तो कहाँ से विषय आप लेती हैं? मुझे विषय तलाशना नहीं पड़ता। हुँ। विषय मुझे मिल ही जाते हैं। महिलाओं के जीवन में तीज एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, और प्रेमचंद जी की एक कहानी जिसमें सोमा बुआ का जिक्र है। तो मैंने तीज और सोमा बुआ को जोड़कर एक रचना लिख ली थी, और उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा और बहुत तलाश नहीं करना पड़ता है मुझे। चलिए, विषय तो मिल जाते हैं, पर शब्दों की बात करें तो हम कविता के माध्यम से ही जानना चाहते हैं। अगर वो कविता आप सुना दें? ज़रूर, मैं चाहूँगी वो कविता सुनाना आपको, और मुझे लगता है ये मेरी बहुत अच्छी कविताओं में मैं इसे शामिल करती हूँ। स्वागत है। जैसा कि पता है कि पुराने ज़माने में तीज के अवसर पर लड़कियां मायके आया करती थी, और शायद साल में वही एक दिन होता था जिसका महिलाएं बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी कि कोई आएगा और उन्हें मायके ले जाएगा। उस जमाने की महिला को मायके जाने के लिए किस परिस्थिति से, किस मनस्थिति से गुजरना पड़ता था, जी। उसका चित्रण है ये। सावन आते ही लड़की बन जाती है सोमा बुआ, गठिया कर रखने लगती है साल भर से सहेजी साड़ी, लाल चूड़ी, सिंदूर, अलता, बिछिया और धागे से टूटी बंधी रखी पायल। टूटी चप्पल में मरवा लेती है टांके चोरी छिपे, चुरा कर छुपा कर रखे रुपयों को अकेले में गिनती है बार बार। याद दिलाती है खुद को, बहन बुआ का भी तो कुछ फर्ज होता है। खिड़की पर रखने लगती है बासी रोटी के कुछ टुकड़े अपने हिस्से के, और इंतजार करती है कागा का, जो भाई के लिवा लाने की खबर लाएगा। दिन भर दौड़ती है घर में लट्टू सी, निपटाती है अधूरे और कई दिनों बाद निपटाए जाने वाले काम। तने हुए चेहरे शायद थोड़े ढीले पड़ जाएं। बिस्तर में जी जान से कोशिश करती है खुश करने की परमेश्वर को। नाराज हो गए जो देवता, टल जाएगा इस बार भी मायके जाना। हुँ। दोहराती है बार बार अपने कच्चे घर, खेत, सिवान, सखी, सहेली, गाय, नाद, बाग, बगीचे, कुएं, रहट, तालाब। मुंडन के बाद रज्जू के बाल उगाए होंगे, माँ का मोतियाबिंद पक गया होगा, दद्दा की कमर और झुक गई होगी, भैया की कनपट्टी पर उग गए थे पिछली बार कुछ सफेद बाल, भाभी का जिस्म थोड़ा और भर गया होगा। खत्म हो जाता है पूरा दिन इन्हीं ख्यालों में। कौआ आज भी नहीं आया, कल भी तो नहीं आया था, परसों भी बीता था ऐसे ही इंतजार में। गृहस्थी में हजार काम, भैया होगा व्यस्त, अकेली जान कहाँ कहाँ दौड़े। तसल्ली देती लड़की खुद को, लड़की फिर नए उत्साह से करने लगती है इंतजार। उसके अंदर की मरती ही नहीं सोमा बुआ। वाह! बहुत सुंदर चित्रण, और ख़ास तौर से वो जो आपने कहा कि धागे से बंधी हुई टूटी पायल। वाक़ई हमें लगता है कि सारी बहनें जो हैं हमारी, कुछ इसी तरह से इंतज़ार करती हैं। हो सकता है कि कुछ विषय और चीज़ें बदल गई हों, लेकिन इंतज़ार अभी भी मायके का रहता है, और कुछ ऐसे काम हैं जो हम सोचते हैं कि मायके जाकर ही निपटाए जाएँगे, और वहीं बड़ा सुकून मिलेगा इन सबको करने के लिए, एक अलग इत्मीनान मिलेगा। इनसे मिलिए,